हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं महाराणा प्रताप का। आइए हम अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के बारे में, प्रथम आक्रमण के बारे में। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर जो प्रथम आक्रमण किया वह महाराणा उदय सिंह के टाइम पे किया गया। महाराणा उदय सिंह के टाइम, जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी में, ये बात ध्यान रखिएगा, 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया गया। इस समय जो मेवाड़ के महाराणा के सलाहकार थे, जो सरदार थे, उन्होंने महाराणा को एक सुरक्षित स्थान पर जाने का सुझाव दिया, जिसके फलस्वरूप महाराणा उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों के मध्य चले गए सुरक्षित स्थान पे, और उन्होंने चित्तौड़ की सुरक्षा का जिम्मा अपने दो वीर सिपह सालार जयमल और पत्ता को सौंपा। देखिए, उदय सिंह के सेनापति जयमल और पत्ता ने लंबे समय तक दुर्ग की रक्षा की और मुगलों का सफल प्रतिरोध किया, लेकिन 4 माह लंबे घेरे के बाद जो मुगल सेना थी वह बारूद की सहायता से चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की दीवार को तोड़ने में सफल रही। इस दीवार की जब मरम्मत कर रहा था जयमल, उस समय अकबर की एक संग्राम नामक बंदूक के निशाने से जयमल घायल हो जाता है। देखिए, अकबर की बंदूक से घायल होने के बाद जयमल ने अपने कुटुंबी कल्ला के कंधों पर सवार होकर अकबर के विरुद्ध अद्वितीय वीरता का परिचय दिया और शत्रु के दांत खट्टे कर दिए। इस वीरता से अकबर बहुत प्रभावित होता है जयमल और कल्ला राठौड़ की। देखिए, जयमल और फत्ता की मृत्यु के पश्चात अकबर 25 फरवरी 1568 को, ये बात ध्यान रखिएगा, आक्रमण हुआ है 1567 में, और जो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर जो मुगल सेना का कब्जा हुआ था वो 1568 को हुआ था। और 1568 में ही तृतीय शाखा होता है, तृतीय शाखा चित्तौड़ का, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो शाखा हुआ वो रतन सिंह के टाइम पे हुआ, रतन सिंह, रावल रतन सिंह के टाइम पे 1303 ईस्वी में। दूसरा जो शाखा हुआ था वो रानी कर्मावती के टाइम पे, रानी कर्मावती के टाइम पे 1534 में, जब गुजरात के बहादुर शाह द्वारा आक्रमण किया गया और यहाँ पे अलाउद्दीन द्वारा आक्रमण किया गया था। अलाउद्दीन द्वारा आक्रमण, और यहाँ पे गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था। तो तीसरा शाखा चित्तौड़ का 1568 में महाराणा उदय सिंह के समय हुआ। देखिए, यहाँ पे तीसरा शाखा संपन्न हुआ। अकबर द्वारा इन दोनों जयमल और पत्ता राठौर की जो वीरता से प्रभावित होकर इन दोनों की गजारूढ़ प्रतिमाएं आगरा के किले पर के द्वार पर, प्रवेश द्वार पर स्थापित करवाई। ये कहीं ना कहीं राजपूत जो योद्धा थे उनकी वीरता को अकबर का नमन था। देखिए, अब हम अध्ययन करते हैं महाराणा प्रताप के आरंभिक जीवन के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ, 9 मई 1540, 9 मई 1540। इसके बाद देखिए आप 1541 में चंद्रसेन का जन्म हुआ था। चंद्रसेन
जो जोधपुर या मारवाड़ के शासक थे, मालदेव के पुत्र। और 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल में हुआ था। तो ये आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कब जन्म हुआ। ये आरपीएससी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। इनका जन्म 9 मई 1540 को, और अगर विक्रमी संवत के रूप में यानी देसी महीनों के रूप में पूछे तो आप ध्यान रखिएगा 1540 में 57 वर्ष आगे चलता है। तो 57 वर्षों को जोड़ दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, तो 1597 आ जाएगा। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्म हुआ। ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग का जरूर याद रखें, पहले भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है महाराणा प्रताप के बारे में। देखिए, प्रसिद्ध बादल महल में हुआ था इनका जन्म। ये महाराणा उदय सिंह के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराणा उदय सिंह के कई सारे पुत्र थे, जिनमें से सबसे जो बड़े पुत्र थे वो कौन थे? महाराणा प्रताप। इनकी माँ का नाम जयवंताबाई, कुछ बुक्स में जीवंत कवर भी मिलता है और जयवंती बाई भी मिलता है। ठीक है ना। ये पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, इनकी माता का नाम क्या है? जयवंताबाई, जीवंत कंवर या जयवंती बाई, जो पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। जबकि इनका जो विवाह हुआ था वो अजबदे से हुआ था। देखिए, महाराणा प्रताप को पहाड़ी क्षेत्र में, महाराणा प्रताप का जो आरंभिक जीवन बीता था वो मेवाड़ के सुदृढ़ीकरण के कार्य में गुजरा था। मेवाड़ को और स्ट्रॉन्ग बनाने के कार्य करने के रूप में गुजरा था। तो वहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी थे वो प्यार से महाराणा प्रताप को कीका बुलाते थे। तो आप ध्यान रखिएगा, इनका प्यार का नाम क्या था? कीका था। इनका विवाह अजबदे के साथ हुआ, तो इनकी पत्नी का नाम अजबदे था। उदय सिंह की एक और पत्नी थी धीर कंवर, जो कहीं ना कहीं महाराणा उदय सिंह पर अपना अत्यधिक प्रभाव रखती थी। अतः इसने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ का युवराज घोषित करवा दिया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि योग्यता की दृष्टि से भी महाराणा प्रताप ज्यादा योग्य थे और बड़े भी थे, लेकिन फिर भी जो महाराणा उदय सिंह थे उनके ऊपर उनकी एक जो नई पत्नी थी धीर कंवर, उसका ज्यादा प्रभाव था। उन्होंने अपने पुत्र को जगमाल को मेवाड़ का युवराज बनाया। होली के त्योहार के दिन ही महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। ऐसे समय में जगमाल ने महाराणा जो उदय सिंह की इच्छा अनुसार स्वयं को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया, ताकि महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक न बनाया जा सके। देखिए, दाह संस्कार की प्रक्रिया होने के पश्चात, महाराणा उदय सिंह की दाह संस्कार प्रक्रिया होने के पश्चात जो मेवाड़ के सामंत थे उन सभी ने प्रताप का समर्थन किया और महाराणा प्रताप को मेवाड़ का महाराणा घोषित किया। यानी महाराणा उदय सिंह की इच्छानुसार जगमाल युवराज घोषित किया गया, लेकिन यहाँ जन समर्थन था, जो सामंतों का समर्थन था वो महाराणा प्रताप के साथ था। और उन्होंने अपना जो शासक था, अपना महाराणा जिसे घोषित किया, वो किसको? कुंवर प्रताप सिंह को घोषित किया। देखिए, 28 फरवरी 1572 को, यानी दाह संस्कार की प्रक्रिया के पश्चात ही गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ। जो वहीं पे सारे के सारे सामंत थे, उन्होंने महादेव बावड़ी पर ही स्नान करने के पश्चात क्या किया? महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया और उनका वहीं पे राज तिलक किया। बाद में विधिवत रूप से जो महाराणा प्रताप के राज तिलक का या राज्याभिषेक का उत्सव कुंभलगढ़ में मनाया गया। देखिए, बाद में कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया, या कह सकते हैं कि विधिवत रूप से राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में किया गया।
लेकिन आरंभिक जो राज तिलक था वो कहाँ पे किया गया? गोविंदा में महादेव बावड़ी पर। इसका उत्सव और पूरा धूमधाम के साथ इसको कुंभलगढ़ में मनाया गया, राज्याभिषेक को। अब देखते हैं हम अकबर और महाराणा प्रताप के संबंध। जगमाल ने स्वयं को उदयपुर का महाराणा घोषित किया था, लेकिन सामंतों के समर्थन से महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के उत्तराधिकारी घोषित किए गए और मेवाड़ के शासक बनाए गए सामंतों द्वारा। इससे नाराज होकर जगमाल अकबर की सेवा में चला गया। देखो, प्रताप को शासक बनाए जाने से नाराज होकर जगमाल अकबर की सेवा में चला गया और अकबर ने उसे अपने फेवर में लेते हुए उसको जहाजपुर की और आंधी की 2 जागीरें प्रदान की। बाद में जो जगमाल है वह सिरोही में 1583 में दतानी के युद्ध में युद्ध करता हुआ मारा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये कभी भी पूछा जा सकता है आरपीएससी में, कौन कौन सी जागीरें प्रदान की गई। तो जहाजपुर की तो इम्पोर्टेंट है ही कि जगमाल को जहाजपुर और आंधी की जागीरें किसके द्वारा? अकबर के द्वारा प्रदान की गई। और सिरोही में 1583 ईस्वी में दतानी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। देखिए, राज्यारोहण जब हुआ प्रताप का, जब प्रताप शासक बने, उस समय मेवाड़ की स्थितियां कैसी थी? पहली चीज हम देखें तो उस समय मेवाड़ की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। देखिए, राज्यारोहण के समय मेवाड़ की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। मेवाड़ के अधिकांश भागों पर मुगलों का अधिकार हो चुका था, क्योंकि 1568 में चित्तौड़ के जो दुर्ग पर अधिकार हो गया था अकबर का, और धीरे धीरे मुगल सेना मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्र को लगातार अपने अधीन करते जा रही थी। तो काफी क्षेत्रों पर मुगल सेना का और मुगल शासकों का अधिकार हो गया था। अकबर मेवाड़ के बचे हुए क्षेत्र पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। वो चाहता था कि कहीं ना कहीं मेवाड़ की जो स्वतंत्रता है वो समाप्त की जाए। शासक बनने पर प्रताप ने आमेर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और न ही अकबर के साथ किसी प्रकार के वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता को महत्व दिया और वो अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की स्थापना करने के लिए कहीं ना कहीं एक दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था। मेवाड़ पर मुगलों के आक्रमण से जो मेवाड़ के सामंत थे उनका मनोबल बहुत गिर गया था, उनके साहस में बहुत कमी आ गई थी। इसलिए सबसे पहले महाराणा प्रताप ने सभी जो सामंत थे मेवाड़ के उनको एक जगह एकत्रित किया, उनकी एक बैठक आयोजित की। देखिए, महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा मेवाड़ की, क्योंकि मेवाड़ के सामंतों का मैंने बताया साहस में कमी आ चुकी थी, उनका मनोबल गिर चुका था। ऐसी स्थिति में प्रताप ने सभी सामंतों को एकत्रित किया और उनके सामने अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करने और मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र कराने का विश्वास दिलाया। और कहीं ना कहीं जब महाराणा प्रताप ने इस तरीके की प्रतिज्ञा की अपने सामंतों के सामने, तो इससे सभी जो मेवाड़ के सामंत थे उनका मनोबल बहुत ऊंचा हो गया। देखिए, महाराणा प्रताप ने अपने सामंतों के सामने क्या प्रतिज्ञा की? उसने कहा कि मैं मेवाड़ को जब तक स्वतंत्र नहीं करा लूंगा तब तक मैं राजमहलों में नहीं रहूंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा, पंच धातु के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। उसने सारे सुख सुविधाओं का परित्याग करने का प्रण किया और कहीं ना कहीं इस भीष्म प्रतिज्ञा की बदौलत जो सारे के सारे सामंत थे उनके मन में महाराणा प्रताप के लिए सम्मान बढ़ गया और अकबर के प्रति वो भी महाराणा प्रताप के साथ संघर्ष में एक हो लिए। मेवाड़ के सुदृढ़ीकरण के आरंभिक प्रयास। अब हम देखते हैं कि शुरुआती जो प्रयास थे वो क्या थे। पहला काम तो किया महाराणा प्रताप ने सेना का सुदृढ़ीकरण, सेना का सुदृढ़ीकरण, और दूसरा काम किया वो था राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। क्योंकि
महाराणा प्रताप ये जानते थे, क्योंकि अधिकतर मेवाड़ के क्षेत्र पर मुगल सेना अधिकार कर चुकी थी, इसलिए उन्हें एक ऐसे सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी जहां से रहकर वो मुगलों के खिलाफ संघर्ष की रणनीति बना सके। देखिए, सबसे पहले आत्मविश्वास के साथ मेवाड़ के स्वामी भक्त सरदारों और भीलों की सहायता से पुंजा भील के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना तैयार की, जिसमें आदिवासी भीलों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये बात ध्यान रखिए आरपीएससी में कि किसके नेतृत्व में महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का संगठन वापस से किया या सुदृढ़ीकरण किया या उसको पुनर्संगठित किया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पुंजा भील के नेतृत्व में अपनी सेना का पुनर्गठन किया महाराणा प्रताप ने। दूसरा काम इसने किया, अपनी राजधानी को परिवर्तन किया गोगुंदा से कुंभलगढ़। देखिए, मुगलों से अधिक दूर रहकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए, अपनी जो संघर्ष की रणनीति को जारी रखने के लिए इसने अपनी राजधानी को गोगुंदा से कहाँ स्थानांतरित किया, कुंभलगढ़। ये भी आरपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये दोनों प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आरपीएससी के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है कि किसके नेतृत्व में सेना का संगठन पुनर्गठन किया, पुंजा भील के नेतृत्व में, और अपनी राजधानी का कहाँ परिवर्तन किया, गोगुंदा से कुंभलगढ़ किया। देखिए, अकबर द्वारा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के आरंभिक प्रयास, इसमें देखिए 4 दूत भेजे थे, JMBT जामवंत। आपने रामायण की कहानी सुनी है, उसमें जामवंत एक महत्वपूर्ण पात्र था। तो शुरुआती 4 दूत भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप के पास, जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवंत दास, जो मानसिंह के पिता थे, भगवंत दास, और टोडरमल। अब ध्यान रखिएगा, ये तीनों आए 1572 में और ये 1573 में। देखिए, अकबर ने पहल करते हुए महाराणा प्रताप के राज्यारोहण के वर्ष से ही उसको अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए एक के बाद 4 दूत भेजे। ये बात ध्यान रखिएगा, कितने 4 दूत भेजे? अभी मैंने आपको बताया था JMBT, जैसे जलाल खां कोरची, M से मानसिंह, फिर भगवंत दास टोडरमल, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, जलाल खां कोरची सबसे पहले राज्यारोहण के ही वर्ष में आया 1572 में, सितंबर 1572 में। इसके पश्चात आया मानसिंह, कुंवर मानसिंह, अप्रैल 1573 में। कहा जाता है कि उदय सागर की पाल पर, ये आप ध्यान रखिएगा, उदय सागर की पाल पर एक भोज आयोजित किया महाराणा प्रताप ने कुंवर मानसिंह के लिए, और कहा जाता है कि वहां पे महाराणा प्रताप स्वयं नहीं आए और उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया, जिससे नाराज होकर कुंवर मानसिंह वहां से पलायन कर गया। इस टाइप का कथानक हमें सुनने को मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कुंवर मानसिंह इससे नाराज भी हुआ और वो वहां से वापस आ गया। तो कुंवर मानसिंह अप्रैल 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास गया समझाने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसे विनम्रता के पूर्वक अस्वीकार कर दिया। इसके बाद मानसिंह के पिता भगवंत दास गए। सितंबर अक्टूबर, किताबों में इसकी 2 अलग अलग महीने देखने को मिलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, सितंबर अक्टूबर के आसपास 1573 में ये महाराणा प्रताप के पास गया और उसको समझाने के लिए गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने इसके प्रस्ताव को भी विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। लास्ट में अकबर ने अपने सबसे बाकपटु जो अधिकारी था टोडरमल, उसको दिसंबर 1573 में भेजा महाराणा प्रताप के पास, लेकिन वह भी महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए सफल नहीं हो पाया। तो ये आरपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। 4 दूत भेजे, इनका क्रम भी ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्रम में ध्यान रखने के लिए JMBT मैंने आपको बता दिया है। तो जलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल।
देखिए, महाराणा प्रताप ने किसी भी कीमत पर अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। अब हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व की तैयारियां हम देखते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर ने इस युद्ध से पूर्व कौन कौन सी तैयारियां की। मेवाड़ पर आक्रमण करने की। जब बातचीत से काम नहीं चला, दूत के माध्यम से महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा अकबर, तो उसने कहीं ना कहीं सैन्य बल के आधार पर महाराणा प्रताप को झुकाने का निर्णय लिया। मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाने को कार्य रूप देने के लिए स्वयं अकबर मार्च 1576 ईस्वी में अजमेर पहुंचा और अजमेर रहकर उसने मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाई। वहीं पे उसने मानसिंह को, क्योंकि मानसिंह कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप द्वारा अपमानित हो चुका था, इसलिए उसने मानसिंह को उपयुक्त पात्र माना। मेवाड़ के विरुद्ध भेजी जाने वाली सेना का सेनानायक घोषित किया। जो मेवाड़ के विरुद्ध मुगल सेना जा रही थी, उसका सेनानायक किसको बनाया? मानसिंह को। ये बात ध्यान रखिएगा। और मानसिंह का सहयोगी बनाया गया आसफ खां को। आसफ खां को, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आसफ खां को मानसिंह का सहयोगी बनाया गया। 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह सेना लेकर मेवाड़ विजय के लिए अजमेर से प्रस्थान करता है और वह मांडलगढ़ में जाके अपना डेरा डालता है। देखिए, 2 माह तक अजमेर से निकलने के बाद मांडलगढ़ में वो अपना डेरा डालता है। 2 माह मांडलगढ़ में रहने के बाद वह अपने सैन्य बल को आगे बढ़ाता है और वह खमनौर, मेवाड़ में खमनौर गांव के पास पहुंच जाता है। जब इसकी सूचना महाराणा प्रताप को लग चुकी थी कि मानसिंह एक बड़ी मुगल सेना लेके युद्ध के लिए आ रहा है, महाराणा प्रताप भी अपनी सेना के सहित पूरी तरीके से तैयार थे मानसिंह का मुकाबला करने के लिए। देखिए, मानसिंह के साथ बहुत सारे मुगल सेनानायक थे, जिनमें गाजी खां बदख्शी है, ख्वाजा गयासुद्दीन है, आसिफ खां है, सैयद अहमद खां है, सैयद हाशिम है, जगन्नाथ कछवा है, सैयद राजू है, मेहतर खां है, माधो सिंह है, मुजाहिद बेग है। लेकिन जो मैंने आपको हाईलाइट किए हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। आसिफ खां, सैयद हाशिम। सैयद हाशिम मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति का सेनानायक था। ये बात ध्यान रखिएगा। मुगल जो सेना की अग्रिम पंक्ति थी, सबसे आगे की टुकड़ी थी, उसका नेतृत्व करता सैयद हाशिम ही था। आसफ खां ये मानसिंह का सहयोगी था। जगन्नाथ कछवाहा ये मानसिंह का चाचा था और माधो सिंह भी मानसिंह का चाचा था। देखिए, और मेहतर खां, इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, बाद में हम देखेंगे युद्ध में। तो ये जो कुछ सेनानायक हैं, इनका नाम विशेष रूप से याद रखिएगा। आरपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से कौन सा आपका मुगल सेना में सेनानायक नहीं था, तो ये याद रखिएगा। इस युद्ध में अकबर की ओर से बदायूनी, ये भी ध्यान रखिएगा, युद्ध में बदायूनी ने भी युद्ध में भाग लिया। ये इतिहासकार था और इसने मुंतकबुल तवारिख नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध का क्या किया? आंखों देखा वर्णन किया। इसके ग्रंथ का नाम है मुंतकबुल तवारिख। अच्छा, ये भी बात ध्यान रखिएगा, बदायूनी ने अपने ग्रंथ का प्रकाशन अकबर के जीवन काल में नहीं किया, क्योंकि यह अकबर का आलोचनात्मक वर्णन करता है। अबुल फजल अकबर की प्रशंसा करता है, लेकिन बदायूनी अकबर की प्रशंसा के स्थान पर कुछ वजह से अकबर से नाराज भी था, उसके सहिष्णु बर्ताव की वजह से। इसलिए ये अपनी मृत्यु के पश्चात क्या करता है, इस ग्रंथ का प्रकाशन होता है या ये सामने आता है। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है, उसका आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है हमें? बदायूनी के मुंतकबुल तवारिख में। ये बात ध्यान रखिएगा, आरपीएससी के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी तक नहीं आया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अंत में मानसिंह ने आगे बढ़ते हुए खमनौर गांव से बनास नदी के किनारे पर मौलेला गांव में अपना शिविर स्थापित किया। वहीं महाराणा प्रताप ने भी आगे बढ़ते हुए लोहो सिंह नाम के गांव में, लोह सिंह कह लीजिए, कुछ किताबों में लोहो सिंह भी मिलता है,
तो आप दोनों ही नामों को ध्यान रखिएगा। लोहसिंह कह लीजिए या लोसिंग गांव कह लीजिए, इसमें महाराणा प्रताप ने अपना पड़ाव डाला और मानसिंह ने मोलेला गांव में अपना पड़ाव डाला। दोनों ही बनास नदी के तट के पास हैं और कहीं ना कहीं अब महाराणा प्रताप और मानसिंह की सेना एक दूसरे के आमने सामने स्थित हो चुकी थी। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध। मुगल सेना के हरावल, हरावल का मतलब है सेना की अग्रिम पंक्ति, आगे की पंक्ति। अग्रिम पंक्ति कह लीजिए या टुकड़ी कह लीजिए, बात एक ही है। इसका नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा था। इसके साथ मोहम्मद वदक्सी था, राजा जगन्नाथ थे और आसिफ खां थे। जबकि महाराणा प्रताप की जो हरावल था, महाराणा प्रताप की सेना का हरावल, उसका नेतृत्व करने वाला हकीम खां सूर था। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखिएगा आप। आरपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हकीम खां सूर। ये एक पठान था और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात है कि राजपूत सेना का सेनानायक एक मुसलमान था, लेकिन ये महाराणा प्रताप के प्रति बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय था और महाराणा प्रताप के प्रति स्वामी भक्त भी था। देखिए महाराणा प्रताप की सेना के दो भाग थे, जिसमें प्रताप की सेना के हरावल यानी आगे के भाग में हकीम खां सूरी था जो सेनानायक था। इसके अलावा ग्वालियर का राम शाह था, गोपीनाथ था, पुरोहित गोपीनाथ, शंकरदास था, जैसा था, जगन्नाथ था, पुरोहित जगन्नाथ या जगन्नाथ कछवाहा मुगल सेना में है और पुरोहित जगन्नाथ महाराणा प्रताप की सेना में है, ये बात ध्यान रखिएगा। कृष्णदास था, भीम सिंह था, देवगढ़ का रावत सांगा था और जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास था और पुंजा भील भी था। ये बात ध्यान रखिएगा, पुंजा भील, हकीम खां सूरी, इसके अलावा राम शाह, ये कुछ प्रमुख सेना नायक थे। पुंजा भील को भी ध्यान रखिएगा, आदिवासी सेना का जो नेतृत्व करता था वो पुंजा भील था और हकीम खां सूरी कहीं ना कहीं जो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था और पठान व्यक्ति था। देखिए दूसरे भाग का नेतृत्व, जो पीछे का भाग था महाराणा प्रताप की सेना का, उसका नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे और इनके साथ भामाशाह और उसका भाई ताराचंद भी था। अब देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 या 21 जून 1576 को लड़ा गया। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तिथि मिलती है। गोपीनाथ शर्मा में ये मिलती है, गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक में ये मिलती है, इसलिए हमें दोनों तिथियों को ध्यान रखना है। आरपीएससी में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें भी ये क्वेश्चन का आंसर माना है, तो आप दोनों ही तिथियों को ध्यान रखिएगा कि 18 जून 1576 या 21 जून 1576। और राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में ये है, राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उसमें क्या है, 18 जून भी है। तो हमें दोनों ही तिथियों को ध्यान रखना है। 18 जून 1576 या 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप ने लोसिंग से हल्दी घाटी में गोविंदा की ओर बढ़ती हुई सेना का सामना करने के लिए कूच किया। कूच यानी आगे बढ़े हो। अच्छा, महाराणा प्रताप जानते थे कि हम पहाड़ी क्षेत्र में रह के युद्ध करने में ज्यादा कुशल हैं, इसलिए इन्होंने इस तंग दर्रे को चुना जहां पे मुगल सेना को पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव नहीं था और इसका फायदा शुरुआती युद्ध के दौर में महाराणा प्रताप को मिलता है। देखिए युद्ध का प्रारंभ महाराणा प्रताप की हरावल सेना यानी अग्रिम पंक्ति या टुकड़ी के आक्रमण से आरंभ होता है। युद्ध भीषण आक्रमण से, मेवाड़ के सैनिकों के तेज हमले से और वीरता पूर्वक युद्ध कौशल से पहाड़ी क्षेत्र में मुगल जो सेना थी उसकी अग्रिम पंक्ति और उसके जो बाएं भाग की टुकड़ी थी वो छिन्न भिन्न हो गई, वो मैदान छोड़कर भागने लगी। कहीं ना कहीं इतना तीव्र आक्रमण था मेवाड़ के राजपूती सैनिकों का। देखिए युद्ध के दौरान सैयद हासिम जो कहीं ना कहीं प्रथम पंक्ति का नेतृत्व कर रहा था,
वो घोड़े से गिर गया और आसफ खान ने भी भागकर जान बचाई और वो मुगल सेना में पीछे की साइड वापस भागकर अपनी शरण लेता है और अपनी जान बचाता है। इसके अलावा जो जगन्नाथ कछवाहा था, मानसिंह का चाचा, वो भी मरते मरते बचता है इस युद्ध में, शुरुआती आक्रमण में। और इसका जो भाई है माधो सिंह कछवाहा, ये पीछे की टुकड़ी, पीछे की, चंदावल का मतलब है पीछे की सेना का भाग, चंदावल से क्या करता है, सैन्य टुकड़ी लेके आता है और जगन्नाथ कछवाहा को बचाता है। देखिए जगन्नाथ कछवाहा की सहायता के लिए कौन आता है, माधो सिंह आता है और ये अपनी एक सैन्य टुकड़ी लेके आता है, नहीं तो जगन्नाथ कछवाहा भी मारा जाता। देखिए युद्ध के प्रथम भाग में हाथियों का युद्ध भी महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना का बल तोड़ने के लिए अपना एक प्रसिद्ध हाथी लूणा को आगे बढ़ाया और राजपूती सेना के इस हाथी का आक्रमण का सामना करने के लिए मुगल सेना ने भी अपने प्रसिद्ध हाथी गजमुक्ता को आगे बढ़ाया, गजमुख या गजमुक्ता। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी हाथियों का नाम भी महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से हाथियों के बीच में युद्ध हुआ। गजमुख, गजमुक्ता ये मुगल सेना का हाथी था और लूणा महाराणा प्रताप या राजपूत सेना का हाथी था। देखिए गजमुख घायल होकर भागने ही वाला था कि लूणा का जो महावत था उसको एक तीर लगा और उस तीर के लगने से वो घायल हो गया और लूणा को वापस लौटना। लूणा के वापस लौटने के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपने एक दूसरे प्रसिद्ध हाथी को युद्ध भूमि में उतारा, उसका नाम था राम प्रसाद। तो ये भी ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप ने अपने दूसरे प्रसिद्ध हाथी राम प्रसाद को मैदानी भाग में उतारा। मुगल सेना के चंदावल, इस समय तक मुगल सेना का हौसला पस्त हो चुका था और मुगल सेना कहीं ना कहीं पीछे की ओर भागने लगी थी युद्ध मैदान को छोड़कर। ऐसे समय में मुगल सेना के चंदावल, चंदावल यानी पिछली पंक्ति या पिछली टुकड़ी, पिछली पंक्ति कह लो या टुकड़ी कह लो, पिछली टुकड़ी में मेहतर खां के नेतृत्व में आपात स्थिति के लिए सुरक्षित सैन्य टुकड़ी रखी गई थी। मेहतर खां ऐसे टाइम पे अपनी सेना की टुकड़ी लेके आता है मैदानी क्षेत्र में और जोर जोर से चीखता है कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध बादशाह अकबर अपनी बड़ी सेना लेकर युद्ध में आ रहा है, ऐसी घोषणा करता है, जिससे जो भागते हुए मुगल सैनिकों का हौसला बढ़ जाता है। वो भागना छोड़कर वापस से युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए सेना को भागते देखकर मेहतर खां जोर से चिल्लाता है कि बादशाह सलामत एक बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। इससे मुगल सेना का हौसला वापस से बढ़ता है, स्थिति इससे बदल जाती है और भागती हुई मुगल सेना में नए उत्साह और जोश के साथ युद्ध भूमि में वापस लौट पड़ती है। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि एक गलती मुगल सेना के साथ साथ राजपूत सेना द्वारा की गई। मुगल सेना की गलती ये थी कि वो पहाड़ी क्षेत्र में राजपूत सेना से टकराए, लेकिन और उसे कहीं ना कहीं आरंभिक दौर में इस युद्ध के में शिकस्त हाथ मिलती है, यानी कहीं ना कहीं उसके वो भागने लग जाते हैं सैनिक और उसके बड़े बड़े जो सेना नायक हैं वो भी अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। इसके पश्चात मेहतर खां की सूझबूझ से कहीं ना कहीं भागती हुई मुगल सेना रुक जाती है और इसके पश्चात राजपूत सेना एक गलती करती है, वो जोश में आकर मैदानी क्षेत्र को छोड़कर रक्त तलाई के मैदान में नीचे आ जाते हैं। रक्त तलाई ये मैदानी क्षेत्र है। इस मैदानी क्षेत्र में क्या करते हैं, वो सेना सहित आ जाते हैं मुगल सेना के साथ। मुगल सेना आकार में राजपूत सेना से बहुत बड़ी थी। अब यहाँ पे देखिएगा, मुगल सेना को मैदानी क्षेत्र में युद्ध का अनुभव था, पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध का अनुभव नहीं था। यहाँ से हल्दी घाटी युद्ध की जो तस्वीर है वो बदल जाती है। देखिए मैदानी क्षेत्र में जब ये युद्ध लड़ा जाता है उस समय मुगल सेना के पास ज़्यादा अनुभव था, संख्या बल ज़्यादा था, जबकि राजपूत सेना के पास संख्या बल भी कम था और मैदानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव भी कम था।
राणा प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध लड़ रहे थे, जबकि मान सिंह अपने प्रसिद्ध हाथी मर्दाना पर सवार होकर युद्ध लड़ रहे थे। जब राजपूत सेना मैदानी क्षेत्र में कहीं ना कहीं मुगल सेना के समक्ष कमजोर पड़ रही थी, ऐसे टाइम पे महाराणा प्रताप ने मान सिंह के ऊपर आक्रमण करने का निर्णय लिया। प्रताप बड़े वेग के साथ चेतक के अगले पैरों को मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टिका देते हैं और अपने भाले से मान सिंह पर वार करते हैं। अचानक हुए इस आक्रमण से मान सिंह भौचक्का हो जाता है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। वो हाथी के जिस पर सवार होकर बैठते हैं वह उस हौदे में छुपकर अपनी जान बचाता है। देखिए, मानसिंह हौदे में झुक जाता है और वहां से बच जाता है, लेकिन उसका जो महावत होता है हाथी का, वह मारा जाता है इस भाले के निशाने से। इस समय एक बड़ी घटना घटती है। चेतक के पैर हाथी की सूंड पर और जो दांतों पर लगी तलवारें हैं उससे चेतक का एक पैर घायल हो जाता है। देखिए, इस हमले में मानसिंह के हाथी की सूंड पर लगी तलवार से चेतक का अगला पैर कट जाता है और चेतक घायल हो जाता है। इस समय प्रताप को संकट की घड़ी में देखकर बड़ी सादरी का जो सरदार था झाला बीदा, वो महाराणा प्रताप का छत्र अपने ऊपर धारण करता है और महाराणा प्रताप को वहां से इस युद्ध भूमि से सुरक्षित निकल जाने के लिए आग्रह करता है, क्योंकि वो जानता है कि हम जैसे सेना नायक वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन महाराणा प्रताप का मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए जीवित रहना अति आवश्यक है। इसलिए वो महाराणा प्रताप से विनम्र आग्रह करता है और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर सुरक्षित निकाल देता है। महाराणा प्रताप के पीछे मुगल सेना के कुछ सैनिक जाते हैं। कुछ कथानकों में वर्णन मिलता है कि महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह इन सैनिकों को महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए देखते हैं और वो इन सैनिकों का पीछा करता है शक्ति सिंह, और जाके कहीं ना कहीं इन सैनिकों को मृत्यु के घाट उतारता है। शक्ति सिंह के अंदर महाराणा प्रताप के प्रति जो प्रेम और स्नेह था वो और भी बढ़ जाता है इस युद्ध के बाद, और शक्ति सिंह चेतक की मृत्यु के पश्चात अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को भी देता है। देखिए, हल्दी घाटी से कुछ दूर जाने पर बलीचा नामक स्थान पर घायल जो चेतक है उसकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पे उसका स्मारक भी आज बना हुआ है बलीचा में। तो ये भी आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से झाला बींदा, मानसिंह सोनगरा, जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास, राम शाह ग्वालियर का जो शासक था, और सालीवाहन उसके 3 पुत्र थे, सालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। ये इस युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हुए मारे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से सेना नायक वीरगति को प्राप्त होते हैं, ये भी आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। जबकि सलुम्बर का रावत, कृष्णदास चूड़ावत, घाणेराव का गोपाल दास, भामा शाह और ताराचंद ये रण क्षेत्र से बचने वाले प्रमुख सरदार थे। प्रताप ने युद्ध स्थिति में परिवर्तन किया इस समय, और उसने अपनी सेना को पहाड़ी क्षेत्रों की ओर वापस जाने के लिए बोला। जो गलती बीच में राजपूत सेना द्वारा की गई मैदानी क्षेत्र में आकर युद्ध करने की, उस गलती को सुधारते हुए महाराणा प्रताप ने अपने सेना नायकों को कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र में चले जाने का आदेश दिया। पहाड़ी क्षेत्र में जाती हुई राजपूत सेना को देखकर मानसिंह उसका पीछा नहीं करता। ये एक बड़ी घटनाक्रम है। इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। एक तो युद्ध भूमि की थकान, काफी लंबा युद्ध चल चुका था, एक तो थकान हो चुकी थी। इस समय भीषण गर्मी भी पड़ रही थी, जून का महीना था और गर्मी अपने चरम पे थी, बदायूनी बोलता है। और तीसरा, पहाड़ी क्षेत्र में
राजपूत सेना द्वारा छिपकर आक्रमण करने का भय। ये 3 कारण थे जिसकी वजह से मानसिंह भागती हुई राजपूत सेना का पीछा नहीं करता है। अब कहीं ना कहीं ये 3 कारण महत्वपूर्ण थे, लेकिन राजपूत सेना को पराजित करने में पूर्णतः मानसिंह असफल होता है। देखिए, अकबर की इच्छा अनुसार वह न तो महाराणा प्रताप को पकड़ पाता है, न ही उसको मार सका और न ही मेवाड़ की सैन्य शक्ति का विनाश कर सका। इस तरीके से कहीं ना कहीं इस युद्ध में जो इसके घोषित उद्देश्य थे, ये इसके उद्देश्य थे, ये उद्देश्यों में से किसी की भी प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में विजयी रहे या महाराणा प्रताप का पक्ष सबल रहा। अकबर का सैन्य अभियान असफल रहा और महाराणा प्रताप का पक्ष था वो मजबूत रहा इस युद्ध में, और कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप को इस युद्ध का विजयी भी घोषित किया जाता है। युद्ध के परिणाम से खिन्न होकर अकबर ने मानसिंह और आसफ खां को इसकी ड्योढ़ी बंद कर दी थी दरबार में। ड्योढ़ी बंद करने का मतलब दरबार में प्रवेश से मना कर दिया। कुछ समय के लिए इनसे कहा कि आप दरबार में मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने उपस्थित मत होइए। क्योंकि मानसिंह और आसफ खां इतने महत्वपूर्ण और विश्वसनीय सेना नायक थे कि उनको मृत्युदंड तो नहीं दे सकता था अकबर, लेकिन कुछ समय जब नाराज था तो उनको दरबार में आने से मना कर दिया गया अकबर द्वारा। उससे बहुत नाराज रहा इस युद्ध के पश्चात। प्रताप की ओर से युद्ध में भाग लेने वाले हाथी लूणा, रामप्रसाद, खांडेराव और चक्रबाब थे, जबकि मुगल सेना की ओर से जो हाथी थे वो उनमें भाग लेने वाले गजमुक्ता या गजराज, रनमदार, मर्दाना जो मानसिंह का हाथी था, प्रमुख थे। एक पुस्तक में मिलता है कि जो राजपूत सेना का हाथी था रामप्रसाद, उसको मुगल सेना अपने नियंत्रण में ले लेती है और इसका पुनः नामकरण किया जाता है पीर प्रसाद। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि किस हाथी को मुगल सेना अपने अधीन लेती है और उसका नाम क्या करती है, पीर प्रसाद। पीर प्रसाद, राम प्रसाद से उसका नामकरण वापस कर देती है पीर प्रसाद। हल्दी घाटी के बाद का संघर्ष देखते हैं। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की पूर्णतः पराजय नहीं हुई थी। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से सुरक्षित स्थान पे जाते हैं और कोल्यारी नामक एक गांव में अपने जो घायल सैनिक हैं उनका प्राथमिक उपचार करवाते। देखिए, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भोमट क्षेत्र के कोल्यारी गांव में रहकर अपने सैनिकों का उपचार करवाते हैं। जब ये खबर महाराणा प्रताप के युद्ध से सुरक्षित निकल जाने की अकबर तक पहुंचती है तो अकबर बड़ा नाराज होता है और वह एक बड़ी सेना लेके वापस से मेवाड़ आता है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर स्वयं 13 अक्टूबर 1576 को एक बड़ी सेना लेकर गोगुंदा मेवाड़ क्षेत्र में आया, लेकिन वह प्रताप को कई प्रयासों के बावजूद भी हरा नहीं पाया, ना ही प्रताप को ढूंढ पाया, क्योंकि प्रताप पहाड़ी क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति बदलता रहा था। आखिरकार अकबर थक हार कर गुजरात क्षेत्र की ओर निकल जाता है। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अपने जो सबसे प्रमुख सेनापति था शाहबाज खां को भेजा। शाहबाज खां के अधीन उसने 3 बार सैन्य अभियान भेजे। ये बात ध्यान रखिएगा, पहले आरपीएससी में प्रश्न आ चुका है स्कूल लेक्चरर में कि शाहबाज खां के अधीन कितनी बार सैन्य अभियान भेजे। देखिए, इसके बाद अकबर ने प्रताप को पूरी तरह को चलने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में, जो इसका सबसे प्रमुख सेनापति था, उसके अधीन 3 बार प्रताप के विरुद्ध क्या भेजे, अभियान भेजे। देखिए, पहला 15 अक्टूबर 1577 को, दूसरी बार अप्रैल 1578 को और तीसरी बार दिसंबर 1578 को। 1578 दिसंबर में ये जब तीसरी बार मेवाड़ पर आक्रमण करता है, उसके बाद 4-5 महीने रहता है और मार्च 1579 में
ये कहाँ पे चला जाता है, वापस से मेवाड़ क्षेत्र से लौट जाता है। इसलिए कुछ पुस्तकों में इसके तीसरे अभियान की डेट 1579 यानी 1579 भी दी हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 3 अभियान साबाज खां के नेतृत्व में करते हैं, 1577, 1578 और 1579 या दिसंबर 1578। वैसे दोनों ही दिसंबर 1578 में रहते हैं, दूसरे और तीसरे 78 में, लेकिन चूंकि यह अभियान 4-5 महीने लंबा था इसलिए कुछ पुस्तकों में 1579 भी दे रखा है। अब ध्यान रखिएगा दूसरा जो इसका आक्रमण था ये काफी सफल रहा था, क्योंकि इस दूसरे आक्रमण के दौरान इसने कुंभलगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को छोड़कर वो वहां से पलायन करते हैं। देखिए दूसरे आक्रमण के समय में प्रताप अक्षराज के पुत्र भांड सोनगरा को कुंभलगढ़ का किलेदार नियुक्त करते हैं और अपने सैनिकों के साथ सुरक्षित ईडर की ओर निकल जाते हैं। इस दूसरे आक्रमण के समय ही साबाज खां कुछ थोड़े से प्रतिरोध के पश्चात कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। तो कहीं ना कहीं अकबर के लिए बड़ा सेटिस्फेक्शन था कि कुंभलगढ़ मुगलों के अधीन आ गया था, लेकिन कुछ समय पश्चात ही वापस से महाराणा प्रताप 1583 के आसपास कुंभलगढ़ पर अपना अधिकार वापस कर लेंगे। देखिए चूलिया गांव में ईडर की क्षेत्र की ओर निकल गए थे महाराणा प्रताप, तो चूलिया गांव में उनकी मुलाकात हुई उनके सेना नायक भामाशाह और ताराचंद से। देखिए भामाशाह ने और उसके भाई ताराचंद ने 25 लाख रुपये और 20,000 असरफियां महाराणा प्रताप को भेंट किया और मेवाड़ का जो स्वतंत्रता का संघर्ष था उसमें अपनी संपूर्ण संपत्ति सौंपते हुए महाराणा प्रताप से एक विनम्र आग्रह किया कि आप अकबर के समक्ष कभी भी आत्मसमर्पण न कीजिएगा, मेरी चाहे पूरी संपत्ति आप स्वीकार कर दी। महाराणा प्रताप भामाशाह के इस आर्थिक सहयोग से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहीं ना कहीं उसे अपना प्रधान मंत्री नियुक्त करते हैं। देखिए रामा महासहानी के स्थान पर महाराणा प्रताप भामाशाह को मेवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। तो आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है कि महाराणा प्रताप किस मंत्री को हटाकर भामाशाह को प्रधानमंत्री घोषित करते हैं, रामा महासहानी के स्थान पर भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं इसके आर्थिक सहयोग की बदौलत। देखिए भामाशाह से आर्थिक सहायता प्राप्त होने के पश्चात वापस से महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया। ये 1582 में अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध, ये बात ध्यान रखिएगा, दिवेर का युद्ध मेवाड़ में महाराणा प्रताप द्वारा अपने क्षेत्रों को प्राप्ति के जो अभियान था उसकी शुरुआत दिवेर के युद्ध से मानी जाती है। कब हुआ? अक्टूबर 1582 में हुआ। तो ये बात ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप ने दिवेर राजसमंद के दर्रे में स्थित मुगल थाने पर हमला किया और उसको अपने अधीन कर लिया। तो ये कर्नल जेम्स टॉड, इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मेवाड़ का मैराथन, दिवेर के युद्ध को कहते हैं कर्नल जेम्स टॉड। देखिए दिवेर पर उस समय जो अकबर के चाचा थे सुल्तान खां का नियंत्रण था और कहीं ना कहीं इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह द्वारा अद्वितीय वीरता का परिचय दिया और इस युद्ध में सुल्तान खां हारा भी और इस युद्ध में मारा भी गया। दिवेर के युद्ध में जो महाराणा प्रताप हैं उनके पुत्र हैं कुंवर अमर सिंह, उन्होंने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया था। दिवेर की विजय के बाद एक एक करके महाराणा प्रताप ने सभी पर्वतीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना आरंभ कर दिया और यहाँ पे कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप जैसे जैसे
मेवाड़ क्षेत्र पर अपना अधिकार कर रहे थे। अकबर ने इनके विरुद्ध अंत में एक जगन्नाथ कछवाहा, जो मानसिंह का चाचा था, उसके अधीन एक और अभियान भेजा। 1583 ईस्वी में अकबर से प्रताप ने कुंभलगढ़ छीन लिया था। और इसके बाद 6 दिसंबर 1584 को अकबर द्वारा जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में अंतिम आक्रमण, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान भेजा, ये कह सकते हैं आक्रमण। अकबर ने 6 दिसंबर 1584 में जगन्नाथ कछवाहा, ये बात ध्यान रखिएगा कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान का जो नेतृत्व करता था वो कौन था? जगन्नाथ कछवाहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आरपीएससी के लिए। और 1583 में कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार किया। जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा इसको। जगन्नाथ कछवाहा ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और 1585 में मेवाड़ से निराश लौट गया। जगन्नाथ कछवाहा का जो आक्रमण था मेवाड़ पर, वह प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम आक्रमण था। ये बात आरपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है, तो आप ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इस समय 1585 के आसपास भारत पर उत्तर पश्चिम से आक्रमण होने लग गए थे और उत्तर पश्चिम काबुल की साइड से भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। ऐसे समय महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने सैन्य अभियान बंद कर दिए और उसका ध्यान उत्तर पश्चिम भारत की ओर चला गया। देखिए, इसके बाद अकबर पश्चिमोत्तर भारत की सुरक्षा की ओर व्यस्त हो गया और यह एक अच्छा अवसर था महाराणा प्रताप के लिए। उसने 36 स्थानों के मुगल जो थाने थे उन पर अपना अधिकार कर लिया, और जिसमें उदयपुर, मोही, गोगुंदा, मांडलगढ़, पानरावा आदि प्रमुख थे। मांडल काफी जो क्षेत्र था मेवाड़ का, वो धीरे धीरे महाराणा प्रताप के अधीन आ चुका था। 1585 में एक और आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1585 में लूणा चावंडिया ने, ये वहां का एक सरदार था, भील सरदार लूणा चावंडिया, इसको पराजित करके चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया, जो 1585 से लेके 1615 तक, यानी आगे के 30 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी बना रहा, चावंड। ध्यान रखिएगा। तो महाराणा प्रताप के अंतिम समय में महाराणा प्रताप की राजधानी कौन रहा? चावंड। 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रहा और यहाँ पे महाराणा प्रताप ने अनेक महल और मंदिर बनवाए। चूंकि मुगल आक्रमण 1585 के बाद महाराणा प्रताप के विरुद्ध नहीं हुआ, इसलिए महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम 12 साल चावंड में शांतिपूर्वक राज्य करते हुए बिताए। 1597 में 19 जनवरी 1597 में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप घायल हो गए थे और 57 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। अब ध्यान रखिएगा, 1540 ईस्वी में जन्म, उस समय मैंने बताया था प्लस 57 वर्ष करोगे तो 1597 होंगे, इसमें 1540 में। तो 1597 विक्रमी संवत में जन्म और 1597 ईस्वी में डेथ। देखिए क्या अजीब संयोग है। 19 जनवरी 1597 ईस्वी में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए घायल हो जाते हैं महाराणा प्रताप और 57 वर्ष की आयु में उनका निधन हो जाता है। बांडोली में, वहीं चावंड के पास है, बांडोली में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार हुआ और वहीं पे आज भी महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। ये आरपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है। महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? बांडोली नामक स्थान पर किया गया। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का
थर्मोपल्ली कहा है। ये पहले आरपीएससी में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। कर्नल जेम्स टॉड अपने ग्रंथ में हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहते हैं और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। देखिए, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। तो ये आरपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। विद्वानों के संरक्षक के रूप में देख लेते हैं महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप के साथ एक महत्वपूर्ण कवि रहता था जिसका नाम था चक्रपाणि मिश्र। इस चक्रपाणि मिश्र ने 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे। ये बात ध्यान रखिएगा, राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ। ये आरपीएससी में पहले भी आ चुका है। इनमें में से किस ग्रंथ चक्रपाणि मिश्र का नहीं है? और महाराणा प्रताप के संरक्षण में कौन से कवि थे? चक्रपाणि मिश्र। ये विद्वान थे चक्रपाणि मिश्र। इन्होंने 3 ग्रंथ, राज्याभिषेक पद्धति, जिसमें कहीं ना कहीं राज्याभिषेक की पद्धति के बारे में बताया गया है, मुहूर्तमाला ज्योतिष से संबंधित है। देखिए, ये ग्रंथ राज्याभिषेक पद्धति, गद्दी नशीन यानी राज्याभिषेक की शास्त्रीय पद्धति से संबंधित है। मुहूर्तमाला है वो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, और विश्व वल्लभ है वो उद्यान विज्ञान यानी बागवानी से संबंधित है। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको तीनों से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा ग्रंथ किस विषय पे संबंधित है। तो मुहूर्तमाला ज्योतिष से, इसका नाम ही समझ में आ रहा है, हम कहते हैं कि मुहूर्त निकलवाइए ज्योतिष से, तो मुहूर्तमाला ज्योतिष से संबंधित है। राज्याभिषेक में राज्याभिषेक आ रहा है तो गद्दी नशीनी से या राज्याभिषेक की शास्त्रीय पद्धति से संबंधित है, और विश्व वल्लभ उद्यान विज्ञान से संबंधित है। इसके अलावा भामाशाह के भाई ताराचंद की प्रेरणा से 1585 में हेमरतन सूरी नाम का एक विद्वान है, इसने कुछ ग्रंथ लिखे हैं। गौराबादल कथा, पद्मनी चौपाई और अमर कुमार चौपाई नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, हेमरतन सूरी भी एक अन्य प्रमुख विद्वान है जो महाराणा प्रताप के काल में था। सैनिकों के त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए 2 चारण कवि हैं, रामा सांदू और माला सांदू। ये महाराणा प्रताप के साथ रहते थे, और जो महाराणा प्रताप के सेना के अंदर सैनिक थे, उनके अंदर त्याग, बलिदान और उनके अंदर साहस की भावना बढ़ाने का काम करते थे अपने गीतों के माध्यम से। माला सांदू के जो गीत हैं वो झूलना नामक रचना में मिलते हैं। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। माला सांदू नामक जो चारण कवि है उसके झूलना नामक ग्रंथ में उसके क्या मिलते हैं? गीत मिलते हैं। ये भाट और चारण कवि थे जो एक प्रकार से लोक साहित्यिक रचनाओं का गान करते थे सेना के लिए। इसी काल में चावंड में प्रसिद्ध एक चित्रकार था निसारदीन या निसारदीन। ये बात ध्यान रखिएगा, नासरुद्दीन कहते हैं। तो महाराणा प्रताप कहीं ना कहीं एक प्रकार से सहिष्णु शासक थे, इसका पता चलता है कि उनके काल में जो प्रसिद्ध चित्रकार है निसारदीन, उसको भी संरक्षण प्राप्त हुआ। हकीम खां सूर उनका प्रमुख सेनापति था। तो महाराणा प्रताप कहीं ना कहीं बिना किसी धर्म के भेदभाव किए हुए विद्वानों को संरक्षण देते थे। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा। देखिए, AFK अबुल फजल कहता है खमनौर का युद्ध, और बदायूनी कहता है इसको गोगुंदा का युद्ध। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बदायूनी इसको कहता है गोगुंदा का युद्ध। अब ध्यान रखिएगा, हम जनरली ये दोनों याद रहते हैं, खमनौर का युद्ध है या गोगुंदा का युद्ध है। तो बदायूनी तो ध्यान रखिएगा, उसने राजपूत सैनिकों को द्वारा मुगल सेना का कहीं ना कहीं नरसंहार करते हुए देखा था, आंखों देखा चित्र था। तो उन्होंने
मुगल सैनिकों को गोदना कहते हैं अपन, किसी चाकू से किसी फल को छेद करना उसमें लगातार, तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं नरसंहार देखा था, गोद दिया था उन्होंने मुगल सेना को। तो गोगुंदा का युद्ध बदायूनी का है। और अबुल फजल को ध्यान रखिएगा, खम्मन प्रसिद्ध है या खम्मन कह सकते हैं उसको पसंद था, तो खमनौर का युद्ध कौन कहता है? अबुल फजल। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आरपीएससी के ये, और इधर भी आरपीएससी के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से लगातार प्रश्न आएंगे। ये पूरा विद्वानों का संरक्षण वाला जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है आरपीएससी के लिए। इसके हर एक फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, धुरसा आड़ा एक प्रमुख कवि था जो अकबर के दरबार में रहता था। वह महाराणा प्रताप के ऊपर एक प्रमुख ग्रंथ लिखता है, विरुद्ध छतहरी, जिसमें महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में वर्णन करता है। धुरसा आड़ा जो अकबर का दरबार में था, वो महाराणा प्रताप की वीरता पर विरुद्ध छतहरी नाम की रचना करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, उनको मैंने एक जगह संकलित कर दिया है। देखिए, वीर विनोद नामक ग्रंथ में हल्दी घाटी युद्ध में मानसिंह की सेना बताई गई है 80,000 और प्रताप की सेना 20,000 सेना, यानी मुगल सेना और राजपूत सेना में 4:1 का अनुपात। ऐसे ही मेहनत नैन्सी कहता है कि मानसिंह की सेना 40,000 थी और प्रताप की सेना 9-10 हज़ार थी। तो यहाँ पे भी लगभग वही 4:1 का अनुपात देखने को मिलता है। मेहनत नैन्सी के बाद बदायूनी है, वो मानसिंह की सेना में 5,000 बताता है और प्रताप की सेना में 3,000 घुड़सवारों के बारे में बताता है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने स्वभूमि ध्वंस की नीति, यानी अपनी भूमि को स्वयं ही नष्ट करने की नीति अपनाई, क्योंकि महाराणा प्रताप का पीछा कर रही थी मुगल सेना, इसलिए मुगल सैनिकों को खाने पीने के लिए कुछ ना मिले, इसलिए महाराणा प्रताप ने इस जो नीति का पालन किया और अपने क्षेत्रों को, जिस क्षेत्र को वो छोड़कर आगे बढ़ जाते थे, उस क्षेत्र के आसपास जो खेत खलियान थे उसको नष्ट कर देते थे, ताकि मुगल सेना को कहीं ना कहीं सरवाइव करने में कठिनाई आए। तो स्वयं भूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण किया महाराणा प्रताप ने। सर टॉमस रो कहता है, जो जहांगीर के काल में आता है, वो कहता है कि बादशाह मेवाड़ के महाराणा को आपस के समझौते से अधीन किया, न कि बल से। अब देखिएगा, ये बात समझ में आने योग्य है कि यहाँ पे बादशाह जहांगीर की बात करता है टॉमस रो। वो कहता है ना तो अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधीन कर पाया और ना ही बादशाह जहांगीर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को अपने अधीन कर पाया। वो केवल समझौते से अपने अधीन किया, जो 1615 में होता है मुगल मेवाड़ समझौता। वो बल से मेवाड़ के महाराणाओं को अपने अधीन नहीं कर पाए। सवाज खां के अभियान के बाद एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो वहां पे छूट गया था, वो और एक बार मैं बता दूं, 1580 में अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में भी महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान भेजा जाता है, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। तो आप ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद स्वयं अकबर आता है, पहले तो मानसिंह और इनका अभियान होता है हल्दी घाटी में, इसके बाद अकबर का पहला अभियान, फिर शाहबाज खां का अभियान है, शाहबाज खां के अभियान है 3, फिर है तीसरा अभियान ये खाने खाना का अभियान है, और फिर चौथा जो अंतिम अभियान है वो जगन्नाथ कछवाहा का अभियान है। और ये जगन्नाथ कछवाहा का अभियान है, ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था अकबर का। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। अंतिम अभियान था महाराणा प्रताप का। तो यहाँ पे हमारा महाराणा प्रताप का टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे पूरी आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाभ मिलेगा। अपनी मेहनत करते रहिए,
डू हार्ड वर्क एंड टेक केयर। थैंक यू।